हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम चक्र पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन पेशेंस के साथ आप इसे देखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक कवर किए गए हैं ना, वहाँ से अभी तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर उठा करके आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। 90 से लेके 95% चांस है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। जितने भी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है, तो अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? दोस्तों, इसका सही जवाब है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां जो था, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और मुर्शीद कुली खां ने ही ढाका से अपनी राजधानी बदलकर मकसूदाबाद कर दिया था। इसी मकसूदाबाद को बाद में उसने नाम परिवर्तित कर मुर्शिदाबाद रख दिया। बंगाल में इसने एक व्यवस्था शुरू की थी जिसका नाम था इजारेदारी व्यवस्था। तो बंगाल में सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत मुर्शीद कुली खां ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्यों में अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इसका सही जवाब है, अवध के जो संस्थापक थे उसका नाम था सादत खां। हैदराबाद के जो संस्थापक थे चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड के संस्थापक की बात करें तो उसका नाम था वीर दाऊद योम अली मोहम्मद खां। दोनों ने मिल करके रुहेलखंड की स्थापना की थी। तीसरा यानी बंगाल के संस्थापक की अगर बात करें तो मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की स्थापना की थी। कर्नाटक की स्थापना की बात करें तो सादुतुल्ला खां। सादुतुल्ला खां ने कर्नाटक की स्थापना की थी। अगला यानी भरतपुर के जो संस्थापक थे उनका नाम था चूड़ामन एवं बदन सिंह। दोनों ने मिल करके भरतपुर की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, शाह ए खबर के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बहादुर शाह को। बहादुर शाह को शाह ए खबर के नाम से पुकारा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दोस्तों, जब नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का शासक था मुहम्मद शाह, और मुहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही जवाब है मुहम्मद शाह। जी हाँ दोस्तों, मुहम्मद शाह तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था, क्योंकि 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तो वह अपने साथ तख्ते ताउस को भी लेकर के चला गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1761 ईस्वी में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, मराठों और अहमद शाह के बीच में। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरीके से हार हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, लाल किला में स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय ने जो है लाल किला में स्थित हीरा महल का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह दिल्ली में लाल किला में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी?
दोस्तों इसका सही जवाब है मछलीपट्टनम में। तो मछलीपट्टनम में डचों ने पहली बार भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 1605 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, वेदरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? दोस्तों यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ा गया था। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसके साथ ही साथ और भी कंपनी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो ये जानते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1498 ईस्वी में। उसके बाद बारी आती डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। तीसरा हमारा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों टॉमस स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, टॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रेड ड्रैगन। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जेम्स प्रथम। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था। हमारा अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो किसका राजदूत था? तो सर टॉमस रो जो था वो भी जेम्स प्रथम का ही राजदूत था। हमारा अगला प्रश्न है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था? दोस्तों इसका सही जवाब है चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से अंग्रेज फ्रांसिस डे ने मद्रास पट्टे पर लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है गेराल्ड आउंगियर ने। गेराल्ड आउंगियर ने बम्बई शहर की स्थापना की थी। यह कौन था भाई? यह सूरत का प्रेसिडेंट था और बम्बई का गवर्नर था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट किसने दी थी? माफ़ कीजिएगा मिसप्रिंट है। सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है शाह शुजा ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी थी। कब दी थी? 1651 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है सूरत। सूरत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी स्थापित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो गिरिया का युद्ध दोस्तों 1740 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बंगाल का एक सूबेदार था जिसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां और बंगाल के नवाब थे सरफराज। तो इन दोनों के बीच में हुआ था। इसने सरफराज की हत्या कर दी थी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया था, बंगाल का नवाब बन गया था। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की काल कोठरी की त्रासदी की घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सिराजुद्दौला के काल में। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था और उसी समय बंगाल की काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल की घटना घटी थी। इसमें हुआ क्या था दोस्तों? तो इसमें हुआ ये था कि नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह होते होते उसमें मात्र 23 लोग जीवित बचे थे। तो इसी को जो है ब्लैक होल यानी बंगाल की काल कोठरी की त्रासदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में प्लासी का
युद्ध हुआ था। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है क्योंकि इसने भारत के इतिहास को पूरी तरीके से बदल दिया। यही एक ऐसा युद्ध था जहां के बाद से अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में नवाब के किस सेनापति ने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र सेनापति था जिसने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में धोखा दिया। हमारा अगला प्रश्न है, मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना? दोस्तों इसका सही जवाब है 1760 ईस्वी। 1760 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। बंगाल के नवाब मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर के अंग्रेज़ों से लड़े थे 1764 ईस्वी में बक्सर नामक स्थान पर। यही बक्सर का युद्ध कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था? इसका सही जवाब है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज का सेनापति था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही जवाब है मीर जाफ़र। जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी थी? तो इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी जनजाति ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? दोस्तों इसका सही जवाब है तीरथ सिंह। तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजाति ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। दोस्तों यह भी जो है अभी एक पेपर हुआ था GIC का, उसमें जो है यह प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों का पेंशन पाने वाला पहला मुग़ल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों का पेंशन पाने वाला पहला मुग़ल शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज़ को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अभी इसके पहले हमने इस पर बात की है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वह शाह आलम द्वितीय था। हमारा अगला प्रश्न है, अंबर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है दोस्तों 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में अंबर का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसी के मध्य। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसी के मध्य 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। 13 जनवरी 1849 को चिलियांवाला का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। हमारा अगला प्रश्न है, खुर्दा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में। 1795 ईस्वी में मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? इसका सही जवाब है दोस्तों अंग्रेज़ों और
महाराजा रणजीत के बीच में। महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। यह 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह 1780 से 1784 के बीच हुआ था। इस समय जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान, पहले हैदर अली थे, बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई, तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान शामिल हो गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि पर हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मैंगलोर की संधि पर हुई थी। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा 1790 से 92 के बीच में हुआ था टीपू सुल्तान के नेतृत्व में, और ये इस युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हुई थी। और चौथा जो हुआ था 1799 में, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इसे आप याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, यहाँ से ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फैक्ट के ही रहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन पेशेंस बनाए रखिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी है, इसलिए मैं इस तरह का डिस्कशन कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर था। तीसरे में कौन था? कॉर्नवालिस। चौथे में कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेरेलास्ट। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू के झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों शेर की। टीपू के झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों गुरु नानक। गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक किस भारतीय शासक के समकालीन थे? इसका सही जवाब है बाबर एवं हुमायूं के। गुरु नानक बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब है गुरु अंगद ने, जो कि दूसरे सिख गुरु थे। तो दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, इस्लाम न स्वीकार करने के कारण किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मरवा दिया था? तो इसका सही जवाब है गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मरवा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिखों के लिए 5 ककार किसने अनिवार्य किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था। ये 10वें और अंतिम गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, लाहौर की संधि किनके बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब है सिखों और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। लाहौर की संधि सिखों और अंग्रेज़ों के मध्य 1846 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भैरोवाल की संधि कब हुई थी? तो भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसका सही जवाब है लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है राजा दलीप सिंह। राजा दलीप सिंह सिख राज्य के, सिख साम्राज्य के अंतिम राजा थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था?
तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1845 से 46 ईस्वी। 1845 से 46 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और द्वितीय कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों बोर मत होइएगा, बस आराम से पेशेंस के साथ इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद जा करके आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा, फिर फ़ायदा नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पोर्टो नोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? पोर्टो नोवा का युद्ध दोस्तों हैदर अली एवं अंग्रेज जनरल आयरकूट के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1781 ईस्वी में। इस युद्ध में हैदर अली पराजित हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद की दो संधि है, प्रथम और द्वितीय। तो इलाहाबाद की पहली संधि जो हुई थी अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, और जो इलाहाबाद की दूसरी संधि है वो अंग्रेज और शुजाउद्दौला यानी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सलबाई की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1782 ईस्वी में हुई थी, जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो उसी के बाद में जो है सलबाई की संधि हुई थी और इसी संधि पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1803 से 1805 तक हुआ था। और तृतीय कब हुआ था दोस्तों? 1817 से लेके 1818 तक हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न के बारे में मैंने बता ही दिया कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो था वेंसी टार्ट। वेंसी टार्ट जो है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त कर दिया था? तो इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश के द्वारा 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। जितने प्रश्न हैं दोस्तों ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसीलिए आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने किया था? तो इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? यह भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जी हाँ दोस्तों, 1773 के एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। हमारा अगला प्रश्न है, जन प्रशासन की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने जन प्रशासन की नींव रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग के समय में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, घेरे की नीति से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है? इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस यूरोपीय ने सहायक संधि की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डुप्ले ने। डुप्ले पहला यूरोपीय था जिसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। गलती से भी लॉर्ड बेलेजली मत लगाइएगा, वो पहला अंग्रेज था जिसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। हाँ, ये अलग बात है कि शुरुआत तो डुप्ले ने कर दी थी, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया था लॉर्ड बेलेजली ने। तो याद रखिए, जब ये पूछा जाएगा किस अंग्रेज ने, तो लॉर्ड बेलेजली, और अगर यह पूछा जाएगा किस यूरोपीय ने, तो डुप्ले। डुप्ले सही होगा। चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है,
बंगाल के किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग चलाया गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन इसके कामों को देख करके जो है इसको जो है सज़ा नहीं दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों गाजीपुर में। गाजीपुर में बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की कब्र है। हमारा अगला प्रश्न है लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? इसका सही जवाब है पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है पहला मराठा सरदार था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की। हमारा अगला प्रश्न है वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था हैदराबाद। हैदराबाद पहला राज्य था जिसने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हुआ था वारेन हेस्टिंग। अब पूछ रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। हमारा अगला प्रश्न है आंग नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों यह युद्ध 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग। यह जो है सागौली की संधि से समाप्त हो गया था। सागौली की संधि हुई थी, उसी संधि के बाद जो इस युद्ध की समाप्ति हो गई। तो यह इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है कि सागौली की संधि किससे संबंधित है, लाहौर की संधि किससे संबंधित है, तो इसे भी आप याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है भारत में रेल निर्माण के लिए सबसे पहला प्रयास किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेल निर्माण के लिए सबसे पहले प्रयास किया गया था। भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बम्बई से थाड़े के बीच में। कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े के बीच में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह किसके शासन काल में पारित हुआ था? एक और कन्फ्यूजन वाला प्रश्न, अक्सर लोग डलहौजी लगा देते हैं। जी नहीं दोस्तों, डलहौजी बिल्कुल सही नहीं है। डलहौजी के शासन काल में यह प्रस्ताव आया था, लेकिन जो पारित हुआ था, जो लागू हुआ था, वह सही, उसका सही जवाब है केनिंग। केनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था और लागू हुआ था। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न देख लेते हैं पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है धोंदो केशो कर्बे ने। धोंदो केशो कर्बे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है केनिंग। केनिंग जो है ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय था। हमारा अगला प्रश्न है 1877 में आयोजित दिल्ली दरबार में किसे कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महारानी विक्टोरिया। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑकलैंड के समय में। ऑकलैंड के समय में 1839 से 1842 के बीच में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और द्वितीय कब हुआ था दोस्तों? द्वितीय अगला प्रश्न है हमारा कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। कब हुआ था? 1878 से 1880 के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी? तो इसका सही जवाब है एलन ब्रो। एलन ब्रो के शासनकाल में दास प्रथा की समाप्ति हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है 1872 ईस्वी में। उस समय किसका शासन था? मेयो का। मेयो उस समय भारत का वायसराय था, तो उसी समय पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है किस वायसराय की हत्या उसके शासन काल में ही कर दी गई थी? तो वो था मेयो। मेयो की ही हत्या उसके शासन काल में ही कर दी गई थी अंडमान निकोबार द्वीप पर। मेयो भाई साहब गए थे अंडमान निकोबार द्वीप घूमने, वहाँ भ्रमण करने गए थे। एक कैदी था
और उस कैदी ने जो है इनकी हत्या कर दी। हमारा अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके कार्यकाल में लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। इस अधिनियम को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है इल्बर्ट बिल कब आया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल आया था। इसका उद्देश्य जो था कि ये जो जात भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं थीं, तो इसको क्या था कि तुरंत समाप्त कर देनी थी। इस बिल में यही प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इसका यूरोप में ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, इसलिए इस बिल को वापस ले लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है फैक्ट्री अधिनियम 1881। फैक्ट्री अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में आया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रिपन। रिपन के कार्यकाल में फैक्ट्री अधिनियम 1881 आया था। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो उसमें किया गया था 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो है दोस्तों रिपन। रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मेटकॉप। मेटकॉप को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाई गई थी। इस समय क्या हुआ था? दिल्ली दरबार आयोजित किया था। यह तीसरा दिल्ली दरबार था। इसमें जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी आए हुए थे। इसी समय बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई। हमारा अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक संगठन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? वो भी कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की भी शुरुआत की थी और सिविल सेवा की भी शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। 1802 ईस्वी में बेसिन की जो संधि हुई, इसमें अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अवध का नवाब। अवध का नवाब पहला शासक था जिसने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। हमारा अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। हमारा अगला प्रश्न है जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? जी हाँ, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसका वास्तविक नाम क्या है। तो ये सही जवाब है इसका डलहौजी। डलहौजी का दूसरा नाम क्या था? जेम्स एंड्रयूज रैमजे। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है किस कंपनी ने भारत में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा पहली बार भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है? तो इसको जो है इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं, जागीरदारी व्यवस्था कहते हैं, योम विशवेदारी कहते हैं और मालगुजारी भी कहते हैं। 1793 ईस्वी में इसने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? किसके कार्यकाल में हुई थी भाई? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था।
हमारा अगला प्रश्न है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले प्रतिपादक थे। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बोलते हैं। अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो 1865 में इन्होंने WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। कब किया था? 1865 ईस्वी में। किसके साथ? WC बनर्जी के साथ मिलकर के लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। तो यह भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की थी? तो इसका सही जवाब है मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका जो जन्मदाता था वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का 51% भाग शामिल था। इसमें होता क्या था कि या तो जो है प्रत्यक्ष या सीधे व्यक्तिगत रूप से इसमें जो है लगान दिया जाता था। रैयतवाड़ी में सीधे तौर पे या व्यक्तिगत तौर पे जो है अपनी फसल का लगान दिया जाता था। तो दोस्तों जितना भी प्रश्न मैंने इसमें डिस्कस किया, कहने के लिए तो ये केवल 106 प्रश्न ही हैं, लेकिन ये लगभग 200 से 250 के बीच में है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक आए हैं जो मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन उस पर भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला वीडियो जो हमारा होगा वह भी मॉडर्न इंडिया पर ही आधारित होगा। मॉडर्न इंडिया के लगभग 3 से 4 वीडियो में मैं पूरा मॉडर्न इंडिया कवर कर दूंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको और अच्छे से इसको समझिए और नोट करते रहिए, ताकि आप जो है अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।